नमस्कार। पढ़ाई विद गुरु चेला आप सभी का स्वागत करता है। इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको समझा पाऊँ कि कार्ल मार्क्स के द्वारा सिविल सोसाइटी क्या है। सिविल सोसाइटी के ऊपर कार्ल मार्क्स के क्या थॉट्स हैं, क्या आइडियाज़ हैं। सिविल सोसाइटी को किस तरह वो एनालाइज करते हैं, किस तरह वो समझते हैं एंड क्या एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करते हैं। सो ओवरऑल इस वीडियो का पर्पस यही है कि इस वीडियो के अंदर हम समझ पाएँ कि कार्ल मार्क्स का जो कंसेप्शन है सिविल सोसाइटी को लेकर वो क्या है। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और समझिए कार्ल मार्क्स कंसेप्शन ऑफ सिविल सोसाइटी। कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि ये जो सिविल सोसाइटी जिसका हेगल ने जिक्र किया है, इसमें ना सिर्फ एक्सचेंज होता है मगर 1840s में जब कार्ल मार्क्स ने अभी दास कैपिटल नहीं लिखी थी, कार्ल मार्क्स ने ये कहना शुरू कर दिया था कि इस कैपिटलिस्ट मैनेजमेंट में, इस मार्केट इकॉनमी में, इस सिविल सोसाइटी में गरीबों का एक्सप्लॉइटेशन होता है। अभी वो इस बात को प्रूव नहीं कर पाया मगर उसने किसी भी तरह ये बात आर्ग्यू करनी शुरू कर दी कि इस सोसाइटी में, इस समाज में गरीबों का एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो सिविल सोसाइटी ना सिर्फ एक्सचेंज और सेल्फिशनेस की एक डोमेन है जिस तरह हेगल ऑलरेडी कह चुका है, बल्कि कार्ल मार्क्स ने यह कहना शुरू कर दिया 1840s में कि ये एक्सप्लॉइटेशन की भी एक डोमेन है। इस डोमेन में गरीबों का एक्सप्लॉइटेशन होता है। मैं बार बार इसलिए क्यों कह रहा हूँ कि 1840s में ही कार्ल मार्क्स ने ये कहना शुरू कर दिया, क्योंकि अक्सर लोग जो मार्क्स को स्टडी करते हैं वो कार्ल मार्क्स की राइटिंग्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को वो यंग मार्क्स कहते हैं और दूसरे को वो मैच्योर मार्क्स कहते हैं। 1845 से पहले जो राइटिंग्स हैं, यानी द जर्मन आइडियोलॉजी जो उसने किताब लिखी, उससे पहले जो राइटिंग्स हैं उनको लोग कहते हैं कि ये यंग मार्क्स है, और 1845 के बाद जो राइटिंग्स हैं उनको लोग मैच्योर मार्क्स कहते हैं। ये आइडिया हमारे ना सिर्फ सोवियत यूनियन के राइटर्स से मिलता है, कम्युनिस्ट राइटर्स से मिलता है, यंग और मैच्योर मार्क्स के दरमियान, जो ये कि उन दोनों राइटिंग्स को 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, बल्कि लुइस अल्थुज़र में हमें ये मिलता है कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने एक एपिस्टेमिक ब्रेक की, उनकी एपिस्टेमोलॉजी में एक चेंज आया 1845 में, जो उन्होंने बुक लिखी द जर्मन आइडियोलॉजी, थीसिस ऑन फ्यूयरबाख। फ्यूयरबाख पर जो क्रिटिक लिखा उसके रिजल्ट में उन्होंने एक नई एपिस्टेमोलॉजी अपनाई जिसे वो हेगल की एपिस्टेमोलॉजी से कॉन्ट्राडिक्शन कर बैठे और मैटेरियलिस्ट फिलॉसफर बन गए, बल्कि उससे पहले ही बन चुके थे, मगर मज़ीद और मैटेरियलिस्ट डायलेक्टिकल मैटेरियलिज़म और हिस्टोरिकल मैटेरियलिज़म को उन्होंने 1845 के अंदर डेवलप किया। ये बात करेक्ट है, मैं समझता हूँ अल्थुज़र की ये आर्गुमेंट करेक्ट है कि उन्होंने फ्यूयरबाख के मैटेरियलिज़म से भी आगे कदम लिया और हिस्टोरिकल मैटेरियलिज़म को जन्म दिया 1845 में। मगर इसके साथ साथ
अगर आप ये देखें कि 1845 से पहले मार्क्स क्या सवाल कर रहा था, तो आप यही देखेंगे कि सवाल वो वही कर रहा था जिन सवालों को उसने अपनी सारी जिंदगी जिनका जवाब देने की कोशिश की। 1845 से पहले भी यही सवाल उठा रहा था और 1845 के बाद भी यही सवाल उठा रहा था। सो अर्ली 1840s में जब कार्ल मार्क्स ने जो बुक लिखी क्रिटिक ऑफ हेगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट, उसमें आप डिफरेंट पैसेजेस पढ़ सकते हैं जिसमें ऑलरेडी कार्ल मार्क्स ने अपने आप को एक कम्युनिस्ट जो है आइडेंटिफाई कर रहा है, अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिफिकेशन बता रहा है कि वो एक कम्युनिस्ट है। और ऑलरेडी कई प्राइमरी वो कंसेप्शंस जो कि मैच्योर मार्क्स से एसोसिएटेड हैं, वहाँ पे हेगल्स क्रिटिक ऑफ फिलॉसफी ऑफ राइट में मौजूद हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसमें यही है कि कार्ल मार्क्स ये कहता है कि सिविल सोसाइटी के बारे में हेगल ठीक कह रहा है कि इट इज़ द डोमेन ऑफ सेल्फिशनेस, ईगोइज्म, कन्फ्लिक्ट एंड द मार्केट। यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट है, पर्सनल बेनिफिट्स है और भी वगैरह वगैरह। ये सारी बात करेक्ट है, मगर जो एस्पेक्ट लोग भूल रहे हैं, क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी और हेगल और डिफरेंट लोग, वो ये हैं कि सिविल सोसाइटी इज़ ऑल्सो द डोमेन ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन। यहाँ पे मार्केट के अंदर गरीब लोगों का एक्सप्लॉइटेशन होता है और इससे वो ये रिज़ल्ट तैयार करता है कि वो तबका, वो कम्युनिटी कि जिसका सिविल सोसाइटी में एक्सप्लॉइटेशन होता है, वो सिविल सोसाइटी का पार्ट है ही नहीं। अगर सिविल सोसाइटी ने उसको जन्म दिया है, एक्सप्लॉइटेशन करके जन्म दिया है, मगर वो सिविल सोसाइटी का पार्ट नहीं, क्योंकि उसके पास ऑनरशिप नहीं। और सिविल सोसाइटी जो कि हेगल के एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में, सिविल सोसाइटी के रिज़ल्ट में वो स्टेट बन रहा है या स्टेट के रिज़ल्ट में ही सिविल सोसाइटी बन रही है। सिविल सोसाइटी स्टेट से एक गहरा रिलेशन रख रही है। सिविल सोसाइटी के अंदर जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, उन्हीं को स्टेट जो है वो रिजॉल्व कर रहा है। तो इस सिनारियो में जहाँ पे सिविल सोसाइटी खुद एक डोमेन है, स्फेयर है, दायरा है, जहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन है, तो लिहाजा वो स्टेट जो एक्सप्लॉइटेशन के बेसिस पर कायम होता है, वो भी दर हकीकत तमाम लोगों की स्टेट नहीं है, बल्कि वो एक मखसूस तबके की स्टेट है, एक तबके की रिप्रेजेंटेशन करता है और वो स्टेट भी उसी एक्सप्लॉइटेशन को रिप्रोड्यूस करता है। स्टेट सिविल सोसाइटी को रिप्रोड्यूस करता है, लिहाजा स्टेट उस एक्सप्लॉइटेशन को भी रिप्रोड्यूस कर रहा है जो कि सिविल सोसाइटी में मौजूद था, जो कि सिविल सोसाइटी की बुनियाद थी। इवन स्टेट भी एक एक्सप्लॉइटेटिव स्टेट है। कार्ल मार्क्स कहता है कि सिविल सोसाइटी इज एक्सप्लॉइटेटिव। इट इज़ नॉट द स्टेट दैट इज़ द थिएटर ऑफ हिस्ट्री बट सिविल सोसाइटी। It is the conflict in civil society that determines the nature of the state. तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने जो है वो स्टेट और सिविल सोसाइटी के बीच या फिर दरमियान जो रिलेशंस हैं उसको एक तरह से रिवर्स कर दिया है। आपने देखा
कि हेगल के पर्सपेक्टिव में, हेगल के कंसेप्शन में स्टेट जो है वो सिविल सोसाइटी को डिटरमिन कर रहा था। जो स्टेट है वो ही एक तरह से जो सिविल सोसाइटी है उसको जन्म दे रही थी, उसको बना रही थी। मगर यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने एकदम उल्टा कर दिया, एकदम उस बात को रेसिप्रोकल कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया। और कार्ल मार्क्स ने ये कहा इसको रिवर्स करते हुए कि ये जो सिविल सोसाइटी है और इस सिविल सोसाइटी के अंदर जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट हैं, और वही कॉन्ट्राडिक्शंस, वही कन्फ्लिक्ट स्टेट को बना रहे हैं। और स्टेट इज़ द प्रोडक्ट इन फैक्ट ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शंस फाउंड इन द सिविल सोसाइटी। डैट मीन्स सिविल सोसाइटी में जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, उसी के रिज़ल्ट में जो स्टेट है वो कायम हुआ है। और स्टेट जो है वो उन्हीं कॉन्ट्राडिक्शंस को, उन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स को रिप्रोड्यूस कर रहा है। इसी से कार्ल मार्क्स जो है वो एक पॉइंट पर पहुंचता है और कहता है कि ये जो हमारे टाइम के अंदर जो डिफरेंट डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन जो हुए हैं, हमने ये देखा, इवन कार्ल मार्क्स जो है वो क्रिटिक करता है कि जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने देखा, इवन 1848 के अंदर जितनी भी रेवोल्यूशंस हुए, जो भी उससे पहले चेंजेस हुए, जो भी उसने देखा, और पूरे यूरोप के अंदर ये कोशिश थी कि ऐसे तमाम कवानीन जो कि स्टेट के पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जो कि इम्तियाजी सलूक करते हैं, यानी कि जो कि डिस्क्रिमिनेशन, जो कि डिस्टिंक्शंस जो प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे सलूक को ख़त्म कर दिया जाए और उनकी जगह जो डेमोक्रेटिक रूल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाए। तो आप कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स जो है वो एक ऐसे दौर में रह रहा था, एक ऐसे टाइम में रह रहा था, हिस्ट्री के एक ऐसे दौर में रह रहा था कि जहाँ पर बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक रूल्स हैं वो इंट्रोड्यूस हो रहे थे और स्टेट जो है वो धीरे धीरे ही सही बट डेमोक्रेटाइज हो रहा था। ये बात जो है ये एकदम करेक्ट है, लेकिन स्टेट की जो डेमोक्रेटाइजेशन थी वो तो नज़र आ रही थी, लेकिन सोसाइटी के अंदर जो हालात थे वो वैसे के वैसे ही थे। चाहे देखिए डेमोक्रेटिक रूल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो रहे थे, जो स्टेट थे वो अपने आप को डेमोक्रेटाइज कर रहे थे, जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस चल रहे थे, ठीक है, लेकिन सोसाइटी के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं नज़र आ रहे थे। सोसाइटी एकदम वैसी की वैसी ही थी। सोसाइटी के अंदर वैसा ही एक्सप्लॉइटेशन, वैसे ही भुखमरी, वैसे ही कॉन्ट्राडिक्शंस जो थे, जो कन्फ्लिक्ट थे, जो डिफरेंट ग्रुप्स थे, वो वैसे के ही वैसे ही नज़र आ रहे थे। तो कार्ल मार्क्स ये कहता है इन सभी को एनालाइज करने के बाद कि ये पार्शियल रेवोल्यूशन क्यों है। एक तरफ हमें रेवोल्यूशन यानी कि इंकलाब नज़र आया, मगर वो इंकलाब, वो रेवोल्यूशन मुकम्मल क्यों नहीं हुआ, प्रैक्टिस में क्यों नहीं लाया गया। यानी कि वो जो रेवोल्यूशन हुआ वो सोसाइटी के अंदर चेंजेस क्यों नहीं पैदा करता है। वो इंकलाब यानी कि वो रेवोल्यूशन जो है वो गरीबों के जो हालात हैं उनको क्यों नहीं सुधारने का प्रयास करता। रेवोल्यूशन यानी कि इंकलाब तो हो रहा है, लेकिन उसके रिजल्ट में, उसके नतीजे में जो सारी पावर्स जागीरदार के पास थीं, फीडो लॉर्ड्स के पास थीं, वो धीरे धीरे बर्बाद होते चले जा रहे हैं। एक पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो कायम होती जा रही है, लेकिन पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो तो कायम हो रही है, मगर जो ये इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है ये क्यों नहीं कायम हो रही है।
ये ही मार्क्स ने एक बुनियादी, एक बेसिक, एक प्राइमरी क्वेश्चन जो है वो पूछा कि जिस प्रकार पॉलिटिकल इक्वलिटी जो कायम हो रही है, लेकिन उसी के नतीजे में, उसी के रिजल्ट में जो इकोनॉमिक इक्वलिटी है वो सोसाइटी के अंदर क्यों नहीं कायम हो रही। ये एक बेसिक क्वेश्चन था जो कार्ल मार्क्स ने पूछा। सो देखिए, द पार्शियल रेवोल्यूशन, दैट इज द डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशंस हैड नो इम्पैक्ट ऑन सिविल सोसाइटी, इज द पार्शियल, द मेयरली पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, द रेवोल्यूशन which would leave the pillars of the house standing. सो अब आप ये देखें कि ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसकी वजह ये है कि आप इवन इंडिया के अंदर देखेंगे कि आप ये देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे जो अमेंडमेंट्स हैं वो हुई हैं अभी तक, और बहुत सारे जो कानून हैं, जो लॉ हैं, वो भी पास हुए हैं। और इवन ऐसे लॉज जो कि डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ही नहीं। इवन आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर हर एक सिटीज़न जो है वो इक्वल है। सो देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर यही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो भी सिटीज़न इंडियन सिटीज़न है वो सभी इक्वल हैं, चाहे वो कोई मज़दूर वर्ग हो, चाहे कोई सेठ हो, ठीक है, इवन कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी सिटीज़न हो, वो सभी इंडिया के अंदर इक्वल हैं, एक समान हैं, उनके दरमियान कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये बात जो है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है। चाहे आप ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें या फिर किसी और कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वहाँ पर ये मेंशन है कि हर एक सिटीज़न जो है वो इक्वल है, वो समान है। मगर आप जब सोसाइटी के अंदर जाते हैं, जब आप सोसाइटी के अंदर कदम रखते हैं तो आप देखते हैं कि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो इंडिविजुअल्स हैं, जो तमाम सिटीजन्स हैं, वो तो समान नहीं हैं, वो इक्वल नहीं हैं। कई अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जो पुरुष है और जो महिला है उन दोनों के दरमियान कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वो दोनों समान हैं। लेकिन ऐसा सोसाइटी के अंदर नज़र नहीं आता है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा कि जो वहाँ के ब्लैक पीपल्स हैं उनके साथ हमें डिस्क्रिमिनेशन करना है, कि वो सेकंड क्लास सिटीज़न हैं। लेकिन वाकई अमेरिका के अंदर ये बात दुरुस्त है कि जो ब्लैक पीपल्स हैं वो एक सेकंड क्लास है। मुआशी तौर पर वहाँ के जो सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं वो वहाँ पर इक्वल नहीं हैं। लेकिन इंडिया जैसे सेक्युलर कंट्री के अंदर कोई भी सेकंड क्लास नहीं है, कोई भी माइनॉरिटी क्लास नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि जो माइनॉरिटी पीपल हैं और जो माइनॉरिटी पीपल नहीं हैं उन दोनों के बीच किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन हाँ, सोसाइटी के अंदर हमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन जो है वो देखने को मिलता है। अब देखिए, माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि उनकी जनसंख्या कम है। माइनॉरिटी का मतलब ये भी है कि उनका जो कल्चर है वो अलग है, उनका जो लिंग्विस्टिक है, जो उनकी बोलने का ढंग है वो अलग है, उनकी जो लैंग्वेज है वो अलग है, उनका जो खान पान है वो अलग है, उनका जो रहन सहन है वो अलग है, ठीक है। सो जो माइनॉरिटी जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो डिफरेंट बेसिस पर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, इंडिया में अगर सोसाइटी में देखें तो किसी को लैंग्वेज को लेकर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, किसी को हम उसके खान पान से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक रिपोर्ट को अगर हम देखें तो देखिए, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
जो इंडिया के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है, जो रिलीजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि हम रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करें, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो एक सेक्युलर कंट्री है जहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो हर किसी का एक फंडामेंटल राइट है। सो देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है, उनकी जो हालात हैं वो इंडिया के अंदर जो SC/STs कम्युनिटी है उससे भी बदतर हैं। लिटरेसी रेट फॉर मुस्लिम वीमेन लोअर देन फॉर वीमेन ऑफ एनी अदर रिलीजियस ग्रुप। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि कितने बदतर हालात हैं मुस्लिम कम्युनिटी के। एट प्राइमरी लेवल ग्रोस अटेंडेंस रेशो ऑफ मुस्लिम्स लोअर देन अदर्स SC/STs, OBCs, Sikh, Christians, Hindus. Muslim also have highest proportion of youth age 3 to 35 years who have never enrolled in formal educational programs. So this is the current report. So देखिए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इनके सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो SC और ST से भी बहुत ज़्यादा बेकार हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम अपने इंडिया कंट्री के अंदर से किसी एक मज़दूर को ले लें या फिर एंड साथ ही एक किसी सेठ को ले लें जो कि बहुत ज़्यादा पैसों वाला है, तो कानून के नज़रों में, कानून की निगाहों में एक सेठ और एक मज़दूर दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही इक्वल हैं। उनके पास सेम वोटिंग राइट है, इवन उनकी जो वोट है वो भी बराबर है, लेकिन फिर भी दर हकीकत वो मज़दूर और वो एक अमीर सेठ दोनों बराबर नहीं हैं। आप भी ये जानते हैं इस बात को कि वो समाज में भी बराबर नहीं हैं। समाज में जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर है, जो बहुत ज़्यादा ऑनरशिप रखता है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, वो गाड़ी ले सकता है, वो पॉलिटिकल पावर रख सकता है, वो पैसे कहीं पर भी फेंक कर अपनी जॉब लगवा सकता है, इवन कुछ भी कर सकता है। लेकिन वहीं अदर हैंड जो वो मज़दूर है वो मुश्किल से अगर 2 टाइम का खाना भी खा सके, अगर वो अपना 2 टाइम का पेट भी भर सके, इवन 1 टाइम का ही पेट भर सके, तो वो उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश है। सो देखिए इन दोनों के ही बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं सोसाइटी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी चीज़ को जो कार्ल मार्क्स है वो कहता है कि ये पार्शियल रेवोल्यूशन है। कार्ल मार्क्स कहता है कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है, पॉलिटिकल इकोनॉमी है, लेकिन सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर कोई भी डेमोक्रेटाइजेशन नहीं है। इस पार्शियल रेवोल्यूशन को कार्ल मार्क्स कहता है कि दिस इज मियरली द पार्शियल पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। कार्ल मार्क्स बेसिकली ये कहता है कि दिस इज मियरली अ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, merely political revolution, the revolution which would have the pillars of the house standing। यानी कि समाज की बुनियाद, यानी कि सोसाइटी की बुनियाद वैसी की वैसी ही है, लेकिन ऊपर से थोड़ा बहुत चेंज है। उसके जो पिलर्स थे वो वैसे ही कायम हैं, वैसे ही टिके हुए हैं, वैसे ही मौजूद हैं, सिर्फ थोड़ी सी ही आपने ऊपर से लोगों की हेर फेर की है। बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात है और हर एक इंडिविजुअल इस बात को पहचानता है। कार्ल मार्क्स भी अपनी आर्ग्यूमेंट यहीं से शुरू करता है। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि जितने भी हमने
रेवोल्यूशन देखे, इंकलाब देखे, इन्होंने सोसाइटी के अंदर एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म नहीं किया, बल्कि इन्होंने इस एक्सप्लॉयटेशन को सस्पेंड कर दिया, लेकिन पूर्णतः ख़त्म नहीं किया। वो उसी तरह सोसाइटी के अंदर कायम हैं, मौजूद हैं। सो देयरफॉर सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल डेमोक्रेटाइजेशन के रिज़ल्ट में जो सिविल सोसाइटी कायम होती है, जो स्टेट कायम होता है, वो तमाम सिटीज़न्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं करती। इनफैक्ट मॉडर्न स्टेट में कार्ल मार्क्स कहता है कि मॉडर्न स्टेट हैज़ बैनिस्ड क्लास टू अ प्राइवेट स्फीयर बट इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। यानी कि पिछले पीरियड के अंदर स्टेट ये कहता था कि ये तुम्हारी कम्युनिटी है, ये तुम्हारा तबका है, ये तुम्हारा तबका है और ये तुम्हारा तबका है। यानी कि ये तुम्हारी कम्युनिटी है, ये तुम्हारी कम्युनिटी है और ये तुम्हारी कम्युनिटी है। जिस तरह फ्रांस में ये स्टेट कायम थे, जैसे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। रोमन जो स्टेट था वो तो वहाँ के इंडिविजुअल्स के, वहाँ के सिटीजन्स के जो पावर के हिसाब से, जो वहाँ की मलकियत, जो उनकी ऑनरशिप हुआ करती थी, उसके हिसाब से वहाँ पर पावर दिया करता था। यानी कि कितनी उनके पास मलकियत हुआ करती थी, कितनी ऑनरशिप हुआ करती थी, इस बेसिस पर। इवन आप देख सकते हैं कि फीडरल स्टेट के अंदर भी जो सिटीजन्स को जो पावर दिया जाती थी, जो पावर दी जाती थी, जो भी राइट्स दिए जाते थे, वो उनकी ऑनरशिप पर दिए जाते थे, उनकी मलकियत पर दिए जाते थे। उसकी ऑनरशिप ही, उसकी मलकियत ही ये डिटरमिन करती थी कि उसका तबका, कि वो कौन सी कम्युनिटी के अंदर आएगा। मगर अब जो प्रेजेंट स्टेट है, जो सिनारियो है, उसमें ये है कि चाहे कोई कितनी ही ऑनरशिप रखता हो, चाहे किसी के पास ऑनरशिप हो भी ना, वो सभी ही इक्वल हैं, बराबर हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑनरशिप हो या ना हो, ये आपका प्राइवेट मामला है। इस चीज़ से स्टेट का कोई भी रिलेशन नहीं। जिस चीज़ से स्टेट का कोई रिलेशन ना हो, वो मामला जो है, उसका जो दायरा है, वो प्राइवेट स्फीयर के अंदर चला जाता है। तो अब सिनारियो ये है कि जो ऑनरशिप है और जो तबकात हैं, वो अब प्राइवेट स्फीयर का हिस्सा हैं। अब वो स्टेट के स्फीयर का हिस्सा नहीं है। यानी कि ये अब पब्लिक स्फीयर का पार्ट नहीं है। सो देखिए, यहाँ पर जो ऑनरशिप है वो ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि उसका जो दायरा है, जो उसका स्फीयर है, वो अब प्राइवेट स्फीयर है। ये जो हैं, ये पब्लिक स्फीयर के अंदर रिप्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ये सिविल सोसाइटी यानी कि प्राइवेट स्फीयर का हिस्सा हैं, प्राइवेट स्फीयर का। इवन ये फैमिलीज़ का हिस्सा हैं, जो कि प्राइवेट स्फीयर का एक पार्ट है। सो सिविल सोसाइटी को अपना जो असर है वो पब्लिक स्फीयर को देना ही देना है। और लिहाजा जो ये स्टेट, जो ये कायम होता है, वो इन्हीं कॉन्ट्राडिक्शंस के रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग ही कायम होती है, इन्हीं के रिज़ल्ट में कायम होती है। किसी कम्युनिटी का स्टेट होता है और इसी कॉन्ट्राडिक्शन को मार्क्स कहता है कि द स्टेट रिप्रोड्यूसेस द कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ सिविल सोसाइटी, दैट इज़ द स्टेट इज़ अ क्लास स्टेट। यानी कि सिविल सोसाइटी के कॉन्ट्राडिक्शंस ही स्टेट को कायम करते हैं और स्टेट रिप्रोड्यूसेस द कॉन्ट्राडिक्शंस, और इसी के नतीजे में स्टेट भी उन्हीं कॉन्ट्राडिक्शंस को कायम कर देती है, रिप्रोड्यूस कर लेती है, जिन कॉन्ट्राडिक्शंस से वो रिप्रोड्यूस हुई है। और इंसानी आज़ादी यानी कि पर्सनल लिबर्टी,
ह्यूमन इमानिसिपेशन। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि विल ओनली बी कंप्लीटेड व्हेन द सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी इज एलिमिनेटेड। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि जो हमने फॉर्मुलेट किया है कि स्टेट के पर्सपेक्टिव में कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई लेवल नहीं होगा, कोई तबकात नहीं होगा, लेकिन उन तबकात को हमने प्राइवेट स्फेयर, प्राइवेट दायरे में डाल दिया है, जहाँ पर सिविल सोसाइटी के अंदर तबकात जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये जो सेपरेशन है कि सिविल सोसाइटी जो है वो एक प्राइवेट डोमेन है, उनके बीच तबकात हो सकते हैं, लेकिन द स्टेट जो कि एक पब्लिक डोमेन है, उनकी नज़र में कोई भी तबकाती सलूक या फिर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होगा। तो ये जो एक डिफरेंट ही किस्म की जो डिवीज़न है कि ये पब्लिक डोमेन है और ये प्राइवेट डोमेन है, प्राइवेट डोमेन के अंदर तबकात हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं, ये तभी ख़त्म होगा पब्लिक डोमेन और प्राइवेट डोमेन के अंदर से जब वही डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, वही इंकलाब सोसाइटी के अंदर भी होगा। और सोसाइटी के अंदर से जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, जो ऊंच नीच है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो सेपरेशन है, वो ख़त्म होगा। और जो ये आर्टिफिशियल सेपरेशन है पब्लिक डोमेन और प्राइवेट डोमेन के बीच की, ये मामला प्राइवेट डोमेन का है, ये मैटर पब्लिक डोमेन का है, नहीं, सारा का सारा मैटर जो है वो स्टेट का है, वो पब्लिक डोमेन का है। ये सेपरेशन जब ख़त्म होगा, इवन सिविल सोसाइटी के अंदर एक डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन होगा, यानी कि सिविल सोसाइटी के अंदर से जो एक्सप्लॉयटेशन की जो एक प्रोसेस है, जो प्रैक्टिस है, वो ख़त्म होगी। तो फिर जाके ये जो डिस्टिंक्शन है, जो सेपरेशन है, ये भी ख़त्म होगी। और जो रियलिटी में जो ह्यूमन इमेनिसिपेशन है, जो यानी कि जब इंसान जो है वो वाकिफ़ में आज़ाद होगा। अब कार्ल मार्क्स ये पूछता है कि इंसान की आज़ादी से उसका क्या तात्पर्य है, उसका क्या व्यू पॉइंट है, वो उसका क्या कहने का मतलब है कि इंसान की आज़ादी से उसका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, कार्ल मार्क्स ये पूछता है। तो कार्ल मार्क्स इसका आंसर देता है कि मेरा मतलब इंसान की आज़ादी से ये है कि एलिनेशन का खात्मा हो। अब बात यह है कि ये एलिनेशन क्या है। तो कार्ल मार्क्स ये कहता है ह्यूमंस की जो स्पीसीज बीइंग हैं, यानी कि जिस किस्म का इंसान है, यानी कि इंसान की जो फितरत है, यानी कि इंसान जो है वो एक रिफ्लेक्टिव, क्रिएटिव, कॉन्शियस लेबर है, यानी कि वो सोचता है, वो चीज़ों को क्रिएट करना जानता है, वो सोचने की क्षमता रखता है, और इसी को वो कॉन्शियस लेबर भी कहता है, यानी कि वो मेहनत करता है। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि ये जो है ये एक रिफ्लेक्टिव, क्रिएटिव, कॉन्शियस लेबर है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक कॉन्शियसली लेबर करने वाला व्यक्ति है। अब इस फितरत में हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अब ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि आप कहेंगे कि हमें कॉन्शियस लेबर में खुशी मिलती है, हमें तो लेबर में कभी भी खुशी नहीं मिली। ये बड़ी ही दिलचस्प बात है। मगर आप ये सोचें कि जब आप कोई नई चीज़ डेवलप करते हैं, किसी नई चीज़ को आप इन्वेंट करते हैं, किसी नई चीज़ को आप बनाते हैं, आप कोई न्यू म्यूज़िक बनाते हैं, आप कोई पेंट करते हैं, या लैब में जाकर कुछ नया इन्वेंट करते हैं, या फिर आप कुछ सर्च करते हैं, या फिर आप
कुछ भी करते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है, आप घंटों काम करते हैं, जैसे मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ, मुझे वीडियो बनाने में बड़ी ही खुशी मिलती है। इस चीज़ में हमें बड़ी ही खुशी मिलती है। जो भी हम अपने मन से काम करते हैं, जो भी नई चीज़ इन्वेंट करते हैं, कुछ भी चीज़ डेवलप करते हैं। सपोज़ कीजिए किसी को थिएटर का शौक़ है, किसी को पेंटिंग करने का शौक़ है, किसी को व्लॉगिंग करने का शौक़ है, किसी को कुछ न्यू चीज़ें डेवलप करने का शौक़ है, या किसी को एक्टिंग करने का शौक़ है, किसी को गाना गाने का शौक़ है। तो इन पैशंस में जब आप अपनी मर्ज़ी से इनमें काम करते हैं, दिल से मेहनत करते हैं और कोई चीज़ डेवलप करते हैं या कोई चीज़ सीखते हैं, तो आपको बेइंतहा खुशी मिलती है। और इसमें आपको खुशी के साथ साथ एक बेनिफिट भी प्राप्त होता है। तो कार्ल मार्क्स के लिए ये आपकी फितरत का एक पार्ट है। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि ये आपकी स्पीसीज बीइंग है, मगर इस टाइम में हम ऐसे दौर के अंदर हैं कि जहाँ पर हमारी ये फीलिंग कि हम मेहनत कर सकते हैं हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है, किसी और के कंट्रोल में आ गई है। यानी कि मैं आपको क्या बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है, बड़ी खुशी होती है जब मैं इन वीडियोस को आपके लिए क्रिएट करता हूं, इन नए नए टॉपिक्स को आपको समझाने का प्रयास करता हूं। बस मेरी ये फितरत में है, ये मेरी एक क्रिएटिव प्रोसेस है कि मैं वीडियोस बनाकर आपको एजुकेट करूं, आपके जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ाने और समझाने का प्रयास करूं। मगर जब टीचर की जो सलाहियत होती है, जो फीलिंग होती है पढ़ाने की, वो किसी और के हाथ में आ जाती है, कंट्रोल में आ जाती है। यानी कि ये है कि जब कोई टीचर पैसों के बेसिस पर अपनी जो लेबर पावर है उसको दूसरे के कंट्रोल में ला देता है और वो पॉलिटिकल इकॉनमी के कंट्रोल में इस प्रकार आ जाता है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी में टीचर है या फिर किसी कॉलेज में टीचर है या फिर किसी स्कूल में टीचर है, जो मंथली जो सैलरी है उसके बेसिस पर अपना लेबर पावर जो है वो बेच देता है, ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट कमाने के लिए, ज़्यादा ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए। यानी कि वो जो काम जो मेरा है वो मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। मैं जो एफ़र्ट कर रहा हूँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, कार्ल मार्क्स ये कहता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो एफ़र्ट कर रहा हूँ, उसमें तो मुझे चंद सैलरी ही मिलती है मंथली बेसिस पर, लेकिन जो सरप्लस लेबर है, जो सरप्लस वैल्यू है, जो और जो एडिशनल बेनिफिट है, वो तो कोई और ही लूट कर ले जा रहा है। नंबर 1 ये पॉइंट है। एंड नंबर दूसरा पॉइंट ये है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो एफ़र्ट्स कर रहा हूँ, मैं उसको खुद ही ऑन नहीं कर रहा हूँ। डैट मीन्स कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो अब मेरे कंट्रोल में नहीं रही, बिकॉज़ वो प्रोडक्ट अब मेरा नहीं रहा। अब वो प्रोडक्ट जो है वो मालिक का बन गया, मैं तो सिर्फ उसमें नौकरी कर रहा हूँ। अगर मैं पहले जूते बना रहा था तो वो मेरा जूता था, मैं उसको मंडी में जाकर बेचता था और जो पैसे मिलते थे उसको रख लेता था। अब जो मेरी मेहनत है वो किसी और जो लोग हैं और जो इंडिविजुअल है उसके कंट्रोल में है। लेकिन अब जो मैं जूता बना रहा हूँ वो अब मेरे मालिक का है। ठीक है, उसको ऑन करने वाला मेरा मालिक है, जिसके अंडर में मैं उन जूतों को बना रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। इस सिनारियो में ये है कि जो जूता मैंने डेवलप किया है वो अब मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो किसी और की प्रॉपर्टी है जो कि मैंने पैसे लेकर और उसके बेसिस पर क्रिएट किए हैं। सो डैट मीन्स अब वो प्रोडक्ट भी मेरा नहीं, वो भी मुझसे अब एलिनेट हो गया। अब तीसरा पॉइंट ये कि जिस तरह मैं मेहनत करता हूँ, जिस तरह मैं काम करता हूँ, जिस तरह मैं चीज़ों को डेवलप करता हूँ, वो मेरा नहीं रहा,
वो फैक्ट्री जो है, वो कारखाना जो है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो मेरा तो नहीं है, बल्कि वो तो मेरे मालिक का है, जिसके अंडर मैं काम कर रहा हूँ, जिसने मुझे नौकरी दी। तो वो भी अब मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया। स्पीड ऑफ वर्क भी मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया। सो देयरफॉर मैं अपनी फितरत में जो मेरी लेबर पावर है, मैं उससे वंचित रह गया, एलिनेट हो गया। यानी कि वो प्रोसेस लेबर जो मेरी फितरत में मौजूद थी, मैं उससे अब पूरी तरह एलिनेट हो गया। उस पर मेरा कंट्रोल नहीं। जो मैंने चीज़ डेवलप करी, जो क्रिएट करी, उस पर भी मेरा कंट्रोल नहीं। जिस तरह मैंने बनाई उस पर भी मेरा कंट्रोल नहीं। किस तरह मैंने बनाई उस पर भी मेरा कंट्रोल नहीं। क्यों मैंने बनाई, कैसे मैंने बनाई, उन तमाम चीज़ों पर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं। ये जो एलिनेशन है, इसको मार्क्स कहता है कि ये जो एलिनेशन है, इसको ख़त्म करने की, समाप्त करने की ज़रूरत है ह्यूमन इमेनिसिपेशन के लिए। यानी कि जो इनफरादी जो आज़ादी है, ठीक है, जो लोगों की आज़ादी है, उसके लिए इस एलिनेशन को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी जो लेबर है मेरा, वो अब लेबर पावर के अंदर चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है। इन माई प्रोडक्शन, जब मैं पैदावारी अमल में हिस्सा लेता हूँ, तो मेरी जो सोच है, मेरी जो थिंकिंग है, मेरे दिमाग में जो चीज़ है, मैं उसको ऑब्जेक्टिफाई करता हूँ। यानी कि उस चीज़ को मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। मेरे दिमाग में कोई पेंटिंग है, तो मैं उसको अपने हाथ से क्रिएट करूँगा, जिसको अब आप भी देख सकते हैं। यानी कि जब वो पेंटिंग मेरे दिमाग के अंदर थी, जहन के अंदर थी, तब तक आप देख नहीं सकते थे। लेकिन जब मैंने उसको ऑब्जेक्टिव के तौर पर बना दी, क्रिएट कर दी, तब आप भी उस पेंटिंग को देख सकते हैं। यानी कि जो चीज़ मैं सोचता हूँ, क्रिएट करता हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरे फितरत का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। मगर जब वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम उससे एलिनेट हो जाते हैं। लेकिन जब यही चीज़ हमारी लेबर प्रोसेस बन जाता है, हमारी लेबर मेहनत का प्रोसेस बन जाता है, तो एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है और हमें जो खुशी है वो नहीं मिलती है, जब ये हमारे किसी और के कंट्रोल में हो जाती है। हम ये महसूस करते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है वो जा रही है, हम ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं, हम बड़े ही दुखी होते हैं। मार्क्स कहता है कि जब आप उन फैक्ट्रीज से, उन कामों से फ्री नहीं होते, तब तक आप बड़े ही दुखी रहते हैं। और जब आप उन फैक्ट्रीज से, उस काम से फ्री होते हैं, तो आप कहते हैं कितना आराम मिल रहा है। जब आप अपने दिल से एक खुशी जाहिर करते हुए कहते हैं, जब आप अपने दिल से कुछ क्रिएट करते हैं, आप कुछ चीज़ डेवलप करते हैं। और जब हम किसी के अंडर, किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो छीनी जा रही है, हमारी ज़िंदगी जो है वो खिंची चली जा रही है, क्योंकि वो सारा पीरियड एलिनेटेड रहता है। बड़ा ही पावरफुल आइडिया है, बड़ा ही पावरफुल क्रिटिक है। कैपिटलिस्ट मैनेजमेंट में कार्ल मार्क्स कहता है, हमने टोटली अपने आप को वैल्यूलेस कर दिया है, क्योंकि एक ऐसे मैनेजमेंट में, एक ऐसे निज़ाम में, जिसमें मेरा रिलेशंस आपसे केवल इसलिए है कि आपके पास वो कौन सी चीज़ है जो मेरे फ़ायदे की है। कार्ल मार्क्स कहता है कि इन कैपिटलिज्म our mutual value is the value of our mutual objects. Man himself is therefore mutually valueless for us. कैपिटलिस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा इथिक्स,
एक ऐसा आइडिया क्रिएट करता है। कैपिटलिस्ट मैनेजमेंट एक ऐसी सोच पैदा करती है हमारे अंदर, एक ऐसी थिंकिंग क्रिएट करती है हमारे अंदर कि सामने वाला जो है हमारे लिए इसी इंटेंशन से, इसी पर्पस से ज़रूरी है कि वो हमारे लिए कुछ कर सकता है। इंसान बतौर इंसान हमारे लिए कोई कदर नहीं रखता। अब इसमें जो हमारे इंडिविजुअल रिलेशंस हैं वो टूट जाते हैं, कतई बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि हम किसी इंसान को, किसी दूसरे इंसान को सिर्फ इसी पर्पस से देखते हैं कि वो हमारे लिए कुछ कर सके, जो हमारा मकसद है वो पूरा हो सके। कार्ल मार्क्स कहता है कि जो प्रॉपर्टी है वो हमारे नेचर को करेक्ट कर देती है, खराब कर देती है, तोड़ देती है। दौलत के पीछे भागते हैं। अगर हम कैपिटलिस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो रिलेशन डेवलप करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, वो केवल एक पर्पस के लिए करते हैं कि हमें दूसरे वाले से कितनी दौलत जो है वो हासिल हो सकती है। कोई दिल ए तमन्ना के लिए हम रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू, दौलत के लिए हम भागना शुरू कर देते हैं। सो देखिए, जो हेगल है वो डिस्कस करता है सिविल सोसाइटी को, पुअर को फ्रॉम दी सिविल सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, और जो मार्क्स है वो बिल्कुल उसको रिवर्स कर देता है। मार्क्स जो है वो डिस्कस करता है सिविल सोसाइटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पुअर। पुअर की पर्सपेक्टिव से वो सिविल सोसाइटी को डिस्कस करता है, और हेगल जो है वो सिविल सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से पुअर को डिस्कस करता है। तो मार्क्स ये कहता है कि कम्युनिटी के अंदर जो एक अमीर है वो जो रह रहा है वो दूसरों के जो मेहनत है उसको निचोड़ कर रह रहा है। इनका जो मॉरल कंसेप्शन है, इनका जो मॉरल थिंकिंग है वो करेक्ट होगी। तो मार्क्स कहता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जो करप्शन है, इनको कौन ठीक करेगा। मार्क्स कहता है कि इन सभी चीज़ों को ओनली एंड ओनली एक ऐसा ही कम्युनिटी ठीक कर सकता है जो कि सिविल सोसाइटी के नतीजे में पैदा हुआ है, लेकिन वो सिविल सोसाइटी का पार्ट नहीं है, क्योंकि उसको सिविल सोसाइटी को तोड़ना है। अगर वो सिविल सोसाइटी का पार्ट है तो वो सिविल सोसाइटी को तोड़ेगा नहीं। सिविल सोसाइटी में ये नहीं कि वो मुनाफा कमा रहा है, सिविल सोसाइटी का वो पार्ट हो सकता है, पर बाहर भी है वो जो कि इस सिविल सोसाइटी को तोड़ेगा, ख़त्म करेगा। और बेसिकली पॉइंट ये है कि वो कम्युनिटी ऐसी होनी चाहिए सिविल सोसाइटी की जो कि यूनिवर्सल इंटरेस्ट को नज़र में रखती हो, वो यूनिवर्सल तबका हो। ऐसा कौन सा कम्युनिटी है जो यूनिवर्सल हो और सिविल सोसाइटी के दायरे में जन्मा हो। उस एक्सप्लॉयटेशन सिविल सोसाइटी के अंदर पैदा हुआ है, लेकिन वो उसका हिस्सा नहीं है। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्लास with radical change, a class of civil society which is not a class of civil society, an state which is the dissolution of all states, a sphere which has a universal character by its universal suffering and claims no particular right because no particular wrong, but wrong generally is perpetuated against it, which can invoke no historical but only human title, which does not stand in any one-sided antithesis to the consequences, but in all-round antithesis to the premises of German statehood। बड़ा ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग थॉट है कि वो तबका सिविल सोसाइटी के रिज़ल्ट में ही पैदा हुआ है, लेकिन वो सिविल सोसाइटी का पार्ट नहीं है।
इनफैक्ट वो एक ऐसा स्टेट है जो कि तमाम स्टेट्स को यानी कि मलकियत को यानी कि ऑनरशिप को तोड़ेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। वो ऐसे एक स्फेयर से रिलेशन रखता है जिसका कोई इनफरादी मसला नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, जुल्म हुए हैं, वो यूनिवर्सल हैं। A sphere finally which cannot emancipate itself without emancipating itself from all other spheres of society, and thereby emancipating all other sphere of society, which in a word is the complete loss of man, and hence can win itself only through the complete rewinning of man. This dissolution of society as a particular state is the proletariat. यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रोलेटेरिएट ही वो कम्युनिटी है, वो तबका है, वो कम्युनिटी जिसके पास किसी भी तरह की कोई ऑनरशिप नहीं है, कोई भी मलकियत नहीं है। वो कम्युनिटी है, वो तबका है जो इस पूरे स्टेट को ही चेंज कर सकता है, इस पूरे समाज को, इस पूरे सोसाइटी को चेंज कर सकता है। ऐसी कम्युनिटी, ऐसा तबका जो हर एक जो इंडिविजुअल है उसको रिप्रेजेंट कर सकता है यूनिवर्सली। ये वही तबका है जो सोसाइटी के अंदर मौजूद मलकियत यानी कि ऑनरशिप को तोड़ देगा और एक सिविलाइज्ड, एक सिविल सोसाइटी स्टैब्लिश करेगा। कार्ल मार्क्स कहता है कि ये वही कम्युनिटी है, वही तबका है जो कैपिटलिस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो एक्सप्लॉयटेशन की जो प्रोसेस है, जो ऑनरशिप की प्रोसेस है, उसको अच्छी तरह से ख़त्म करेगा, उसको तोड़ फेंकेगा और एक सिविलाइज्ड, एक सिविल सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट करेगा, सोसाइटी को डेमोक्रेटाइज करेगा। कार्ल मार्क्स ये कहता है कि लिबरल और पॉलिटिकल इकोनॉमी हमें ये सिखाती है कि इवन जो क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो ये सिखाती है कि लेबर इज़ द सोर्स ऑफ ऑल वैल्यू, यानी कि तमाम कदर की जो बुनियाद है वो लेबर है। मगर कैपिटलिस्ट मैनेजमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि जितनी ज़्यादा कदर एक मज़दूर डेवलप करता है, क्रिएट करता है, मज़दूर कम्युनिटी जितना चीज़ों को डेवलप करती है, वो अपनी उसी सोसाइटी के अंदर उसका जो वैल्यू है, उसकी जो कदर है वो उतनी ही कम हो जाती है। जितना ज़्यादा मज़दूर जो कम्युनिटी है वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अपना एफ़र्ट लगाती है, अपना हिस्सा डालती है और इसके साथ साथ जो नई कमोडिटीज़ वो पैदा करता है, उतना ही वो और गरीब होता चला जाता है। इसका कारण ये है कि अक्सर जो मज़दूर तबका कुछ चीज़ों को क्रिएट करता है, जो कमोडिटीज़ वो पैदा करता है, उससे अधिक जो सरप्लस वैल्यू होती है, जो कमोडिटीज़ होती हैं, वो कैपिटलिस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो मालिक होता है उनका, वो ले जाता है। कैपिटलिस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो रिच पीपल है और जो पुअर पीपल है, उन दोनों के बीच जो इक्वलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है उन दोनों के बीच। जो रिच पीपल होते हैं कैपिटलिस्ट मैनेजमेंट के अंदर वो और ज़्यादा रिच हो जाते हैं और जो पुअर पीपल होते हैं वो और ज़्यादा पुअर हो जाते हैं। मार्क्स ये कहता है कि जो ये मजदूर तबका है, जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, ये केवल एक ही तरह आज़ाद हो सकती है और वो ये कि वो इस तबकाती निज़ाम से, इस तबकाती मैनेजमेंट से अपने आप को अलग कर ले और इसको ख़त्म कर दे। और ऐसा तभी मुमकिन है जब सभी ऑनरशिप्स का ख़त्म हो, वो जो जितनी ऑनरशिप है वो डिस्ट्रॉय हो, क्योंकि मज़दूर तबका, मज़दूर कम्युनिटी, प्रोलेटेरिएट क्लास वो क्लास है जिसके पास किसी भी तरह की ऑनरशिप है ही नहीं। और जब
कैपिटलिस्ट मैनेजमेंट ख़त्म हो जाएगा तो किसी के पास किसी भी तरह की कोई भी ऑनरशिप नहीं होगी, और अगर किसी के पास किसी भी तरह की ऑनरशिप नहीं होगी तो प्रोलेटेरिएट क्लास भी नहीं होगी। इस ऑनरशिप ने ही प्रोलेटेरिएट क्लास को जन्म दिया है। और इवन जो प्रोलेटेरिएट क्लास है वो अपने आप को ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक वो इस ऑनरशिप क्लास को ख़त्म नहीं करेगा, बुर्जुआसी क्लास को नहीं ख़त्म करेगा, तब तक वो अपने आप को ख़त्म नहीं कर सकता। और यही ऑनरशिप ही की तबाही ही, यानी कि ऑनरशिप का डिस्ट्रॉय होना, ऑनरशिप का खात्मा होना प्रोलेटेरिएट क्लास की आज़ादी है। और यही वो कम्युनिटी है, यही वो तबका है कि जब उठे, अपना सिर ऊपर उठाए, और यही वो ऑनरशिप की जो प्रोसेस है, जो मैनेजमेंट है, उसको ख़त्म करे। यही जो कम्युनिटी है, यही जो तबका है, यही सिविल सोसाइटी को ख़त्म कर सकता है। यही जो एक्सप्लॉयटेशन की जो सिविल सोसाइटी है उसको ख़त्म कर सकता है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने एक बहुत बड़ा क्रिटिक किया सिविल सोसाइटी पर, ये समझाकर, ये बताकर कि सिविल सोसाइटी जो है वो केवल एक्सप्लॉयटेशन की एक सोसाइटी है, जहाँ पर लोगों का, जो गरीब लोग हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। और ये भी समझाया कि सिविल सोसाइटी की बुनियाद पर जो स्टेट डेवलप होता है, और जो कॉन्ट्राडिक्शंस के द्वारा जो स्टेट डेवलप होता है, उन्हीं कॉन्ट्राडिक्शंस के द्वारा ही स्टेट जो है वो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करता है, उन्हीं को रिप्रोड्यूस करता है और एक्सप्लॉयटेशन करता है। आई होप आपको थोड़ा बहुत ये कंसेप्ट जो है, ये जो मार्क्स का कंसेप्शन है सिविल सोसाइटी को लेकर, आपको समझ आया होगा। देखिए, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। जिसने हीगल के कंसेप्शन को अच्छी तरह समझ लिया, समझो उसने कार्ल मार्क्स के कंसेप्शन को भी समझ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको सिविल सोसाइटी की ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आपको थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि सिविल सोसाइटी के क्या मायने हैं, क्या उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं, लिबरल्स का क्या कहना है सिविल सोसाइटी के बारे में, हेगल्स का क्या कंसेप्शन है, मार्क्स का क्या कंसेप्शन है। इसी वीडियो सीरीज़ के अंदर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे ग्रामसी का कंसेप्शन क्या है सिविल सोसाइटी को लेकर, वो क्या मानते हैं सिविल सोसाइटी क्या है उनके लिए, सिविल सोसाइटी को वो किस तरह देखते हैं, उनका क्या व्यू पॉइंट है सिविल सोसाइटी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।